नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल वीके ऑनलाइन क्लास में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं गणित के 10 टॉपिक जिसका हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं। क्वेश्चन बहुत सारे प्रश्न यहाँ पर कवर करेंगे और आपको बनाने का तरीका भी बताएंगे जो कि रहेगा बिना फॉर्मूले के। ठीक है, तो फॉर्मूला यूज़ नहीं करेंगे, कॉन्सेप्ट लगाएंगे थोड़ा सा और उसे बेसिक तरीके से बनाने की कोशिश करेंगे ताकि आपको फार्मूला रटना ना पड़े। आप सभी को पता है, लगभग आप लोग मैथ से जैसे पढ़ते हैं तो बहुत से ऐसा टॉपिक होता है जिसमें आपको फार्मूला रटना पड़ता है, लेकिन ऐसा टॉपिक अभी कर आने वाला है जहाँ पर आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट के बेस में यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं आज के हमारे प्रश्नों की ओर। तो अगर हम लोग यहीं पर पहला टॉपिक अगर देखें, आप लोग देख सकते हैं टॉपिक नंबर फर्स्ट है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको प्रश्न दिया है। ठीक है, प्रश्न क्या दिया है? दो संख्याओं का योग 46 तथा उनका अंतर 14 है, बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसा प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा जाता था और अभी भी पूछा जाता है। तो ऐसे प्रश्नों में हम लोग a + b मान के बनाते थे, फिर a - b मान के बनाते थे, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, हमको जो पूछा जा रहा है ना उसके ऊपर फोकस करेंगे। क्या पूछा गया है? बड़ी संख्या। ठीक है, क्या है बड़ी संख्या? तो आपको क्या करना है, जो संख्या दी गई है उसको आपको जोड़ देना है। क्या करेंगे, तो आपको कितना दिया गया है तो यहाँ पर देखिएगा। अगर एक दिया है आपको 46, दूसरा दिया है आपको 14। ठीक है, अगर आपसे यहाँ पर बड़ी संख्या पूछी जाती है तो आपको क्या करना है, इसको जोड़ना है। ठीक है, बड़ी संख्या अगर पूछी जाती है तो आपको क्या करना है, इसको जोड़ देना है। तो अगर मैं इसको ऐसे जोड़ दूंगा ना तो दोनों को जोड़ने के बाद कितना आ जाएगा, तो 6 और 4 हो जाएगा 10, 10 हो जाएगा यहाँ पर 0 हासिल आएगा 1, तो 1 और 4 5 और 1 हो जाएगा हमारे पास 6। तो दोनों को जोड़ने के बाद कितना है, 60 है। आपको इसको क्या करना है, 2 से डिवाइड कर देना है। 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको कटाने के बाद हमारे पास मिलेगा 30, और जो 30 है ना वो हमारे पास आंसर है। हमसे क्या पूछा गया था, यहाँ पर बड़ी संख्या हमको बतानी थी, तो इसका जो आंसर आ जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन 8। और इसी प्रकार आप लोग क्या कर सकते हैं, बड़ी संख्या कभी भी आपसे पूछी जाए ना तो जो दो संख्या दी गई है दोनों को आप लोग जोड़ दीजिए, फिर 2 से आप लोग डिवाइड कर दीजिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सेम प्रकार का प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर छोटी संख्या आपसे पूछा है ना, दो संख्याओं का योग 70 तथा उनका अंतर 36 है, छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे, जो संख्या आपको दिया ना सबसे पहले उसको लिख लीजिए कितना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं छोटी संख्या बोला गया ना, तो दोनों का हमको क्या करना है, डिफरेंस निकालना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर 10 से हम लोग 4 माइनस करेंगे ना तो हमको मिले, 10 से 6 माइनस करेंगे तो मिलेगा 4। तो ये कितना हो गया, अब 6 हो गया। अब 6 में अगर हम लोग 3 माइनस करेंगे ना तो हमको मिलेगा 3। ठीक है, अब करना क्या है, सेम वही नियम है। आपको फिर से ना जो 34 मिला उसको आपको 2 से डिवाइड कर देना है, तो कितना मिलेगा, 17 मिलेगा। ठीक है, जो 17 मिलेगा ना वो हमारे पास क्या है, तो वह छोटी संख्या। याद रखिएगा 17 क्या है, वह छोटी संख्या है। तो इसका जो आंसर आया वो कितना है, 17 है। तो दोनों तरीका आप लोग को समझ में आ गया होगा। आपको कभी भी ऐसा प्रश्न दिया जाता है जो सिर्फ क्या रहे, योग और अंतर पर आधारित रहे, छोटी और बड़ी संख्या के ऊपर, तो बड़ी संख्या पूछा जाए तो आपको दोनों को जोड़ने के बाद आपको 2 से डिवाइड करना है। और अगर आपसे छोटी संख्या पूछी जाए ना तो दोनों को घटाने के बाद आपको 2 से डिवाइड करना है और जो मिलेगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले टॉपिक की तरफ। तो यहीं पर देखिए कि दूसरा टॉपिक आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। टॉपिक नंबर 2 है जिसमें दिया है किसी संख्या को 36 से भाग देने पर शेषफल 19 आता है। ठीक है, क्या है, कोई संख्या है जिसको अगर हम लोग 36 से भाग देते हैं ना तो कितना आता है, 19 आता है। तदनुसार उसी संख्या को 12 से भाग देने पर कितना आएगा। ये एसएससी में बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है, रेलवे में बहुत ज़्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन है। अगर आप लोग इसको नहीं, आप लोग को डाउट हो रहा है कि इतना सरल कैसे पूछा जा सकता है, तो आप लोग बहुत सारे बुक में देख सकते हैं, क्वेश्चन पर उठा करके देख सकते हैं, आपको ये सब चीज़ देखने को मिल जाएगा। तो चलिए क्या करते हैं, ऐसे प्रश्न को ना आपको क्या करना रहता है, जो शेषफल को ध्यान देना रहता है। शेषफल कितना है, 19 आया, तो 19 को एक बार लिख लीजिए, यहाँ पर 19 लिख लिए। उसके बाद क्या करेंगे, तदनुसार उसी संख्या को अगर हमको जिससे भी भाग देने के लिए बोला जाए ना उससे आप लोग इसको भाग दे दीजिए। तो देखो अगर मैं भाग दूंगा तो 12 एक कम क्या हो जाएगा, 12, रिमाइंडर कितना बचेगा, 7 बचेगा। ठीक है, यही तो यहाँ पर पूछा गया है, भाग देने पर शेषफल कितना आएगा, तो कितना आ रहा है, 7 आ रहा है, क्योंकि 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा यहाँ, तो कितना बचेगा, 7 बचेगा ना। तो 7 हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में देखने को मिल रहा है। चलिए इसी में एक और प्रश्न बनाते हैं। तो देखो क्या दिया है, किसी संख्या को 91 से भाग देने पर शेषफल 17 आता है, तदनुसार उसी संख्या को 13 से भाग देने पर शेषफल कितना आएगा, तो 4 आएगा। आप लोग ऐसे ही बना सकते हैं क्योंकि टोटल 17 है, 17 को अगर हम 13 से भाग देंगे ना तो 13 एकम 13 बचेगा कितना, 4 बचेगा। ठीक है, कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी जो है वो आंसर हो जाएगा।
तो आप लोग इस प्रकार से प्रश्न अगर कभी भी आपको दिया जाता है ना, तो आप लोग आसानी से इसको बना सकते हैं। SD यादव का बुक देख लीजिए, वहाँ पर आपको बहुत सारे प्रश्न मिल जाते हैं जो कि पूछे गए रहते, तो वहीं से आप लोग यहाँ क्वेश्चन देख सकते हैं। ऐसे टाइप के क्वेश्चन के पूछा जाता है कि नहीं पूछा जाता। चलिए दोस्तों देखते हैं, अगला है हमारा तीसरा टॉपिक, जिसमें हम लोग बात करेंगे पैर और सिर वाले प्रश्न जो आपको आते हैं, जो कि जानवरों की संख्या के ऊपर ज़्यादातर आधारित रहते हैं ना, वैसे प्रश्न है। तो देखिएगा, कुछ चरवाहे अपनी भेड़ें चरा रहे थे। यदि जमीन पर 230 पैर तथा उनके सिरों की संख्या 60 हो तो भेड़ों की संख्या कितनी होगी। अब एक बात याद रखिएगा, कोई सा भी हो, चाहे इंसान हो या फिर जानवर हो उनके, या फिर पक्षी हो, ठीक है, तो उनमें जो क्या है एक ही सिर होता है, याद रखिएगा एक ही सिर होता है। अब पैर क्या है अलग अलग होते हैं, किसी के में 2 पैर होते हैं, किसी के में 4 पैर होते हैं, तो 2 से कम नहीं होता और 4 से ज़्यादा नहीं होता, इसको भी आपको मान के यहाँ पर चलना है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, कभी भी हमको यहाँ पर कुछ भी पूछा जाए ना, चाहे वह 2 पैर वालों की संख्या पूछा जाए या फिर 4 पैर वालों की संख्या पूछा जाए, हमको सबसे पहले क्या निकालना है, 4 पैर वालों की संख्या निकालनी है। ठीक है, क्या करना है, तो 4 पैर वालों की संख्या निकालनी है। तो कैसे हो जाएगा, तो यहाँ पर मैं नहीं लिख रहा, देखिएगा सिर्फ इतना लिख देता हूँ, 4 पैर वालों की संख्या, फिर वाले की संख्या, वाले की संख्या। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, ठीक है, फार्मूला नहीं भैया, कॉन्सेप्ट के ऊपर है, याद रखिएगा। तो ये हो जाएगा आपका L/2 - h, ठीक है, जहाँ L आपका क्या है, तो ये आपका पैर को डिनोट करता है, लेग, ठीक है। एज क्या हो जाएगा, हेड हो जाएगा, अर्थात वहाँ पर जो सिरों की संख्या है वह है। तो देखिएगा क्या बोला गया है, कुछ चरवाहे अपनी भेड़ें चरा रहे हैं। तो भेड़ के कितने पैर होते हैं, तो 4 पैर होते हैं। चरवाहे के कितने पैर होते हैं, तो 2 पैर होते हैं, और दोनों के एक एक सिर भी होते हैं, इसको याद रखिएगा। तो टोटल यहाँ पर कुल पैर कितने दिए हैं, 230 दिए हैं ना। तो एल की जगह में हमको रख देना है यहाँ पर 230, ठीक है। एल की जगह पर क्या हो जाएगा, 230 हो जाएगा, नीचे में 2 है तो 2 माइनस कर देंगे किससे, एज से। तो एज यहाँ पर क्या है, तो सिरों की संख्या, सिरों की संख्या कितनी है, 60 है। अब इसको अगर हम लोग हल करेंगे ना, तो कितना हो जाएगा, 2 1 कम 2 हो जाएगा, यहाँ से भी हो जाएगा 2 1 कम 2, यहाँ से बचेगा 2 1 कम 2, अभी कितना हो जाएगा 10, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 5। अब देखो हमारे पास कितना आया है, 115, ठीक है, कितना आया 115। और अगर मैं 115 में ना 60 माइनस करूँगा तो मेरे को कितना मिल जाएगा, यहाँ पर मेरे को मिल जाएगा 55, ठीक है। कितना मिला मेरे को, यहाँ पर कितना मिला है, तो 55 मिला है। तो ये जो 55 आया है वो क्या है, तो ये तो 4 पैर वालों की संख्या है, ठीक है। कितना है, तो 4 पैर वालों की यह संख्या है। और हमको यहाँ पर पूछी क्या गई थी, तो भेड़ों की संख्या कितनी होगी, ठीक है। तो अर्थात यहाँ पर 4 पैर वाले कितने हैं, तो आप लोग देख सकते हैं 55 है। 4 पैर वालों की संख्या कितनी है, 55 है। आपका ऑप्शन हमारा ए हो जाता, जो कि यहाँ पर एक 5 छूट गया, तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ आंसर हो जाएगा। अब माना कि यहीं पर क्या है, अगर आपसे ये पूछा जाता कि यहाँ पर गड़रिये की संख्या कितनी है, ठीक है, क्या है, गड़रिये की संख्या कितनी है, तो हमारे पास टोटल कितना है, तो 60 था, ठीक है। टोटल कितना है, दोनों मिलाकर के 60 सिर था, उसमें से अगर हम लोग 55 माइनस कर देते ना, तो हमको मिल जाता है यहाँ पर 5। तो ये जो 5 है वो क्या है, गड़रिये की संख्या है, और बाकी जो 55 है ना, वो किसकी संख्या है, तो भेड़ों की संख्या है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न भी इसी के ऊपर आधारित है, ऐसी प्रश्न ये भी है। तो देखिएगा, अब यहाँ पर हम लोग सीधा फार्मूला लगाते हैं। एक तालाब के किनारे बगुले अपना चारा चुग रहे हैं, वही कुछ कुत्ते खेल रहे हैं। देखो यहाँ पर बगुला मतलब क्या हो जाएगा, सभी को पता है ना, बगुला का मतलब क्या होता है, सभी को पता है। और वैसे कुत्ता को सभी जानते हैं, तो इसके 4 पैर होते हैं और इसके क्या होते हैं, 2 पैर होते हैं। तो इसके बाद क्या बोला गया है, यदि उनके सिरों की संख्या 24 है तथा पैरों की संख्या 60 है, तो बगलों की संख्या ज्ञात कीजिए, अर्थात 2 पैर वालों की संख्या यहाँ पर आपको ज्ञात करनी है। तो टोटल कितना दिया, पैरों की संख्या देखिए कितनी है, तो पैरों की जो संख्या है वो क्या है, 60 है। तो देखिएगा 60 को हम लोग 2 से डिवाइड कर देते हैं, फिर माइनस कर देंगे कितने को, 24 को, तो क्या हो जाएगा, तो यहीं पर देखिएगा 60 को अगर हम लोग 2 से काटे तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, और ये है माइनस का 24, तो कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा 6, ठीक है। कितना बचा, 6। तो ये जो 6 है ना, वो हमारा आंसर नहीं है, याद रखिएगा। तो ये जो 6 है ना, वो क्या निकला है, तो ये कुत्तों की संख्या है, याद रखिएगा। 6 क्या है, कुत्तों की संख्या है। अब देखो यहाँ पर 6 कुत्ते हैं, ठीक है, मतलब उनके एक एक सिर है। अब यहाँ पर टोटल सिरों की संख्या कितनी है, तो टोटल जो सिरों की संख्या है वो कितनी है, 24 है। तो अगर मैं 24 में 6 माइनस करूँ, ठीक है, टोटल अपने पास क्या है, 24 है। 24 में से 6 कुत्ते हैं, तो यहाँ पर बगुलों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 18 हो जाएगी, ठीक है। कितनी हो जाएगी, जो बगुलों की संख्या है ना, वो हमारे पास हो जाएगी 18, जो कि आपको ऑप्शन बी में देखने को मिल जाएगा। तो इसी प्रकार से ऐसे प्रश्नों को सॉल्व किया जाता है। ये जो होता है CG बोर्ड 10th का
क्वेश्चन है, ठीक है, सीजी बोर्ड 3 का क्वेश्चन है, इस प्रकार से आपको देखने को मिलता है। लेकिन वहाँ पर आपको पूरा मेथड बनाना पड़ता है, एक को एक्स मान के चलिए, एक को वाई मान के चलिए, फिर पूरा आपको पेज भरना रहता है बना करके। लेकिन हमको कॉम्पिटिशन एग्जाम के हिसाब से तैयारी करना है, तो हमको क्या करना है, यहाँ पर डायरेक्ट इसको जैसे भी निकले आसान तरीके से इसको हमको निकालना सीखना है। तो हम लोग यहाँ पर इसको निकालना सीख गए। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की ओर। देखिएगा यहाँ पर क्या है, इकाई अंक याद करने के लिए बोला जाता है ना भाई। इकाई अंक कहने का मतलब क्या है, देखो हमको यहाँ पर पहले में दिया, अगर मैं तीनों संख्याओं को आपस में गुणा करता हूँ ना, तो मेरे को इकाई अंक कितना मिलेगा ये बताना है। तो हमको पूरा गुणा करने की कोई आवश्यकता नहीं है दोस्तों, ठीक है, पूरा हमको गुणा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको क्या करना है, सिर्फ जो इकाई में है ना, आप उनका गुणा कर दीजिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर क्या है, 8 छक्का 48 होता है, ठीक है, कितना होता है, 8 छक्का 48 होता है ना, इधर लिख देता हूँ ये 48। अब आपको ये 4 को भी लेने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ इकाई अंक लेकर के चल सकते हैं। तो ये जो 8 है ना 48 का, और ये जो 2 है, दोनों का जब हम लोग गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 दूनी हो जाएगा 16। अब इसका हमको इकाई अंक बताना था, तो इकाई अंक कितना आया, पहले का जो इकाई अंक आया ना वो आया है हमारे पास 6। तो बस इसी प्रकार से निकालना रहता है, बहुत ही आसान है दोस्तों, आप एक बार में इसको सीख जाएंगे, देखिएगा। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्या दिया यहीं पर, ये भी सब गुणा के रूप में दिया है, देख सकते हैं सब गुणा के रूप में दिया है। अब इसके लिए एक चीज़ याद रखिएगा थोड़ा सा, है ना भाई, अगर आपको ऐसा कभी भी दिया जाता है जो कि सब गुणा के रूप में रहे, और इनमें से किसी भी एक का अगर इकाई अंक 0 है, तो आपको आंख बंद करके वहाँ पर 0 लिख देना है, ठीक है। क्या करना है, अगर इनमें से किसी एक का भी इकाई अंक 0 है ना, तो आपको आंख बंद करके वहाँ पर 0 लिख देना है। या फिर किसी का आपको गुणा करने के बाद अगर वहाँ पर 0 मिलता है ना, तब भी हमारा आंसर 0 ही आएगा, ठीक है। देख सकते हैं, अगर मैं 7 का गुणा करूँगा 0 से तो 0 हो जाएगा, फिर 0 का गुणा करेंगे 8 से तो ये भी 0 हो जाएगा, और फिर 0 का गुणा जब मैं 4 से करूँगा ना, तो ये भी मेरे पास क्या मिल रहा है, 0 हमको यहाँ पर मिल रहा है। तो अगर कभी भी ऐसा आपको कंटिन्यू दिखता है और सब में से कोई एक, कम से कम अगर एक में भी अगर आपको 0 देखने को मिल जाएगा, तो याद रखिएगा उसका मान हमेशा क्या होता है, 0 होता है। चलिए इसी में अगला देखते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 4 है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा क्या है, प्लस है, ठीक है, क्या है, प्लस है। तो क्या करेंगे, इन दोनों को हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इन दोनों को जोड़ देते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर इकाई अंक में कितना मिल जाए, मेरे को 7 मिल रहा है, ठीक है। इकाई का अंक कितना मिल रहा है, इन दोनों को जोड़ने पर, क्योंकि दोनों तो प्लस प्लस के फॉर्म में है, तो दोनों को जोड़ दिए तो हमको जो इकाई अंक है वो कितना मिला, 7। क्योंकि ये कितना हो जाएगा, 137 हो जाएगा, तो मेरे को सिर्फ इकाई अंक से मतलब है, तो मैं ले लिया हूँ यहाँ पर इकाई अंक। अब देखिएगा यहाँ पर क्या है, 6 है और यहाँ पर क्या है, 4 है। 6 चौक कितना होता है, 24 होता है, लेकिन बीच में प्लस है ना, तो क्या करेंगे यहाँ पर 24 का हम लोग लिख देंगे यहाँ पर सिर्फ 4। दोनों को जोड़ दीजिए, कितना आता है, 7 4 11, तो आपका 11 है। और आपको इकाई अंक बताना था ना, तो इकाई अंक हमको कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आप लोग बहुत ही आसानी से इसको निकालना सीख सकते हैं, और ऐसा टाइप का प्रश्न आपको देखने को मिल जाता है एग्ज़ाम में। तो चलिए एक क्वेश्चन यहीं पर और कराते हैं, ठीक है, इसको अच्छे से समझिएगा। अगर आपको कभी भी कुछ ऐसा प्रश्न दिया जाता है जो कि आपका क्या रहे, कोष्टक में रहे और उसका पावर रहे n का मतलब कुछ भी हो सकता है, तो याद रखिएगा हमेशा क्या करना है, जो n है ना उसको आपको 4 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। n को क्या करना है, 4 से डिवाइड कर देना है। अब जितना भी यहाँ पर शेष फल आएगा, ठीक है, जैसे कि 1 आएगा, 2 आएगा और 3, ठीक है। और अगर 0 शेष फल आता है, अर्थात शेष फल प्राप्त नहीं होता, तब क्या करेंगे, जैसे मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ 1 2 3 और ये 4, ठीक है, ये है। अब इसका जो पावर है ना, इसको भी हम लोग कुछ दूसरा ले लेते हैं, कुछ पावर लगा देते हैं यहाँ पर। चलिए जैसे कि मैं पावर ले लेता हूँ 102, ठीक है, 102 ले लिया। अब मेरे को ये बताना है कि इसका इकाई अंक क्या होगा। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, जो 100 है ना उसको 4 से डिवाइड करना है। तो 2500 कितना होता है, 100। कैरी कितना आया है वहाँ पर, या फिर ये बोल सकते हैं वहाँ पर शेष फल कितना है, बोल सकते हैं कैरी नहीं, शेष फल कितना है ये बोलेंगे, तो कितना आया, 2। अब इसमें देखो इकाई अंक कितना है, 4 है, तो 4 का आपको पावर कर देना है 2, तो कितना हो जाएगा, 16, और इकाई अंक कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। अगर माना कि यहीं पर ये रहता 104, ठीक है, कितना रहता है, 104, तो देखो 100 बार कट जाएगा 25 में, और उसके बाद 26 से अगर मैं करूँगा तो मेरे को कितना मिलेगा, 104 मिल जाएगा। तो रिमाइंडर कितना मिल रहा है, 0, ठीक है। शेषफल कितना मिल रहा है, 0। अगर शेषफल 0 आता है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जो जितना भी रहेगा इकाई अंक में ना, उसके पावर में आपको 4 कर देना है, ठीक है। उसके पावर में क्या करना है, 4 कर देना है। तो यहाँ पर 4 का पावर 4 हो जाएगा। फिर आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, यहाँ पर
16 गुणा 16 कर लीजिए तब भी आ जाएगा, और 6 6 अगर आपको दिखे ना तो उसका जो मान होगा हमेशा 6 ही होगा। अब एक बात इसी में और याद रखिएगा, ठीक है, इसी में एक बात और याद रखिएगा, अगर ऐसा आपको कभी भी प्रश्न दिया जाता है और इकाई में अगर 0 है, ठीक है, इकाई में अगर 0 है, 1 है, 5 है और 6 है, 0 1 5 और 6 अगर आपको कभी भी इकाई अंक में यहाँ पर दिखता है तो उसका जो पावर चाहे कितना भी रहे, ठीक है, पावर कितना भी रहे 0 को छोड़ के, है ना, याद रखिएगा, उसका पावर कितना भी रहे तो उसका जो मान होगा वो वही होगा जो कि इकाई अंक में दिया रहेगा। अगर इकाई अंक में 0 है, 1 है, 5 है या फिर 6 है तब। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग अगले हमारे टाइप की ओर। देख सकते हैं यहाँ पर अगला आपको देखने को मिल जाएगा जो कि आपको है वर्गमूल निकालना, ठीक है, वर्गमूल निकालना। आप लोग को मैं पिछले वीडियो में बता चुका था कि आपको स्क्वायर कैसे करना था, तो वर्ग कैसे करना है 2 अंक का 3 अंक वालों का। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे अगर आपको नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट दिया हो तो कैसे फाइंड करते हैं। तो देखो इसके लिए एक कॉन्सेप्ट होता है, अगर हम लोग चले ना तो हमको क्या करना, जो संख्या दिया रहता है ना उसके आसपास हमको कोई ऐसा नंबर चाहिए जो कि पूर्ण वर्ग रखता हो। तो इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, अगर आप लिखना चाहो तब भी लिख सकते हो a प्लस माइनस बी, फिर इसको बराबर कर देते हैं रूट a प्लस माइनस बी बाई 2 इंटू रूट a। इस फॉर्म में भी आप लोग इसको लिख सकते हो। तो देखो जहाँ पर a क्या है, तो a रहेगा ना वो ऐसा संख्या है जो कि पूर्ण वर्ग रखता है, ठीक है, जो कि पूर्ण वर्ग रखता है। अब उसमें जो जितना भी एक्स्ट्रा पार्ट रहेगा ना उसको कम या फिर ज़्यादा करके हमको b के फॉर्म में लिखना रहता है। देखिएगा आपको समझाते हैं प्रश्न ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। देखो ये क्या है 10 है, अब 10 के पास में कौन ऐसा संख्या है जो कि पूर्ण वर्ग रखता है, तो 9, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 9 प्लस 1, ठीक है, तो 10 हो गया। तो 10 में से जो 9 है ना वो क्या है, तो a का मान है, और जो 1 है वो क्या है, b का मान है। अब देखो इसी के प्लेस में हम लोग क्या रखना है, यहाँ पर 9 रखना है, फिर क्या है प्लस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस है तो यहाँ भी प्लस हो जाएगा, है ना। अब ये क्या है अपने पास b है, तो b का मान कितना है, 1 है, तो 1 रख देंगे, फिर यहाँ पर 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा रूट 9, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, जो रूट 9 है उसको लिख सकते हैं 3 के रूप में। अभी हमारे पास हो जाएगा 1 बाई ए भी हो जाएगा 3, और 3 इंटू 2 हो जाएगा 6। तो इधर क्या करेंगे 3 का 3 लिख देते हैं। अब ये कितने बार में हो जाएगा, 16 छक्का होता है 96, ठीक है, कितना होता है 16 छक्का कितना होता है 96, तो 0.16 के रूप में लगभग मिलेगा। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3.16, ठीक है। तो ये हमारा आंसर निकल जाएगा। तो आपको इसी प्रकार से इसको निकालना है। आप लोग अगर इसको चाहो तो स्क्रीनशॉट करके भी इसको रख सकते हो। चलिए मैं बढ़ते हैं अगले प्रश्न की और इसी में देख सकते हैं ये क्या दिया है आपको, 1026 का आपको वर्गमूल ज्ञात करना है ना। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसके पास का हमको क्या देखना है, कोई ऐसा संख्या लेना है जो कि पूर्ण वर्ग रखता हो। तो इसके आसपास का जो संख्या है ना वह है 1024, ठीक है। मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिखते चलता हूँ। तो क्या है वो 1024, तो बराबर के बाद में जो था ना वो हो जाएगा 1024 को अगर मैं वर्ग निकालना चाहूँ ना तो कैसे हो जाएगा, चलिए बार बना ही देते हैं 1024, इसको ऐसे लिखते हैं ज़्यादा बेटर रहेगा, ऐसे लिखिए। तो ये देखिएगा 1024 प्लस 2 ऐसे लिख सकते हैं। फिर कितना हो जाएगा 1024 को मैं डायरेक्ट रूट से बाहर निकाल के लिखूँ तो मेरे को मिल जाएगा 32, प्लस है तो प्लस। अब देखो b का मान यहाँ पर 2 है तो 2 लिख देंगे, नीचे में रहता है 2 गुणा रूट जितना भी रहता है वो, तो 32 यहाँ भी हो जाएगा। तो देखो ये क्या हो जाएगा, टोटल अपने पास ये हो जाएगा 32। अब यहाँ से 2 और 2 तो कट जाएगा, तो कितना बचेगा 1/32, ठीक है। कितना बचा 1/32 बचा। अब यहाँ पर जितना आता है 32 आ जाएगा, फिर प्लस कर दीजिए, इसको सॉल्व कीजिए, ठीक है। इसको सॉल्व करने के बाद जितना यहाँ पर आएगा ना उसको आपको इसके साथ जोड़ देना है 32 के साथ, तो फिर वो आपको आंसर आपका मिल जाएगा। तो इसको आप लोग आराम से जोड़िएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। टॉपिक नंबर 6वां आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा जिसमें है प्रथमानुपाती ज्ञात करना है, ठीक है। प्रथमानुपाती ज्ञात करना है मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, बहुत ज़्यादा यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। तो इसमें हम लोग सीखेंगे प्रथमानुपाती कैसे निकालते हैं, मध्यानुपाती कैसे निकालते हैं, तृतीयानुपाती कैसे निकालते हैं और चतुर्थानुपाती कैसे निकालते हैं। इन सबको इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। 4 क्वेश्चन लिए और चारों क्वेश्चन में हम लोग आसानी से इसको सीख सकते हैं।
तो देखो, अगर कभी भी आपको ऐसा प्रश्न दिया जाता है जिसमें आपको ये निकालना है प्रथमानुपाती, बहुत ईजी है दोस्तों, बहुत ही ईजी है, याद रखिएगा। तब हमको करना क्या है, ए क्रॉस बी करना है, ठीक है, ए क्रॉस बी करना है। अब ए कौन सी संख्या है, तो जो पहले की संख्या है ना वो आपके पास ए है, और जो दूसरी संख्या है वो क्या है, तो बी है, ठीक है। जो पहले की संख्या है वो ए है और जो दूसरी संख्या है वो बी है। तो ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 4, तो कितना हो जाएगा, तो 16 चौक हो जाता है 64, ठीक है। 16 चौक कितना होता है, 64। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रथमानुपाती हो जाएगा 64, जो कि ऑप्शन आपको ए में देखने को मिल जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए में देखने को मिल जाएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं, देख सकते हैं आप लोग या क्या किए हैं, तो दो संख्या थे, दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको प्रथमानुपाती मिल जाएगा। इसी में दूसरा प्रश्न है, देखिएगा 16 एवं 36 का मध्यानुपाती ज्ञात करना है, ठीक है, 16 एवं 36 का मध्यानुपाती ज्ञात करना है। तो अगर हम लोग रियलिटी में इसकी बात करें ना, तो कुछ ये इस प्रकार से होता है, जैसे कि ए और बी अगर आपको दिया रहे ना, तो उसके बीच में आपको एक एक्स फाइंड करना रहता है, तो इसको हम लोग कुछ इस प्रकार से लिखते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से लिखते हैं ये वाला। अब देखो, नज़दीक का नज़दीक के साथ गुणा होता है, दूर वाले का दूर वाले के साथ गुणा होता है, तो ये हो जाता है एक्स स्क्वायर बराबर ए इंटू बी के रूप में, ठीक है। अब यहीं से अगर मैं एक्स का मान निकालना चाहूँ तब क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए इंटू बी हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट के बेस में चलते हैं, ठीक है, ये क्या आपका जो कॉन्सेप्ट है। लेकिन मैं डायरेक्ट आपको ये बता रहा हूँ कि अगर आपको कभी भी ऐसा प्रश्न दिया जाए जिसमें आपको बोला जाता है कि मध्यानुपाती आपको ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे, तो आपको एक संख्या ले लेना है कोई सा भी, या फिर ना ले तब डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पर मध्यानुपाती, ठीक है। आपको संख्या लेने की ज़रूरत नहीं है, एक्स वगैरह कुछ यहाँ पर लेने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके बाद क्या करेंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे ए क्रॉस बी, बस। अब ए का मतलब जो पहली संख्या है, बी का मतलब जो दूसरी संख्या है, देख यहाँ पर लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 36। अब हमको क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद रूट से बाहर निकालना रहता है ना, तो मैं कुछ इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, तो 16 को लिख सकते हैं 4 गुणा 4, फिर इसको लिख सकते हैं 36 को लिख सकते हैं 6 गुणा 6। तो यहाँ से एक पेयर बनेगा, यहाँ से एक पेयर बनेगा, तो यहाँ से निकलेगा 4 और यहाँ से निकलेगा 6, तो कितना हो जाएगा 24, ठीक है। कितना हो जाएगा यहाँ पर आपको देख सकते हैं 24। तो ये हमारा कितना आया है, तो ये हमारा आया है मध्यानुपाती, ठीक है। कितना आया, मध्यानुपाती 24 है, जो कि आपको ऑप्शन सी में देखने को मिल जाएगा। पहले में क्या किए थे, ए और बी का गुणा किए थे, दूसरे में क्या कर रहे थे, मध्यानुपाती निकाल रहे हैं, तो ए बी का गुणा कर रहे हैं और उसमें हम लोग स्क्वायर रूट लगा दे रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग इसको निकाल सकते हैं। चलिए भैया देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। इसी में तीसरा प्रश्न है जिसमें आपको तृतीय अनुपाती निकालना है। तृतीय अनुपाती आपको ज्ञात करना है, तीसरे नंबर की संख्या आपको यहाँ पर ज्ञात करनी है। तो क्या करेंगे, सेम इसका भी कॉन्सेप्ट उसी प्रकार से चलता है, लेकिन इस यहाँ पर जो है ना बीच वाली संख्या होती है ना वो डबल हो जाती है। तो इसके लिए आप लोग याद रखिएगा, आपको क्या करना है, तो बी स्क्वायर बाई ए करना है, ठीक है। बी स्क्वायर बाई ए कीजिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। बी का मतलब दूसरी संख्या है, मतलब इसको लिख सकते हैं 24 का स्क्वायर बटे ए का मान क्या है 16। तो 24 के स्क्वायर मतलब क्या है 24 गुणा 24, ठीक है, बटे क्या हो जाएगा 16। तो 8 दूनी और 8 दिया होता है 24, तो एक कम और ये कितने बार में कट जाएगा 12 बार में। तो कितना है 12 और 3 का गुणा करेंगे ना तो हमको मिल जाएगा यहाँ पर 36, ठीक है। 12 3 का गुणा करने के बाद कितना मिल जाएगा 36 यहाँ पर मिल जाएगा, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप लोग चाहो तो इसको नोट करके भी रख सकते हो, प्रथमानुपाती कैसे निकाल रहे हैं, द्वितीय अनुपाती कैसे निकाल रहे हैं, मध्यानुपाती कैसे निकाल रहे हैं, तो इन सबको आप लोग नोट करके भी रख सकते हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर, जो कि है चौथा प्रश्न इसी में से है, जिसमें से हम लोग ज्ञात करना सीखेंगे चतुर्थानुपाती, ठीक है। क्या चतुर्थानुपाती ज्ञात करना सीखेंगे, तो इसका जो फॉर्मेट देखिएगा, क्या 3 संख्या आपको दिए है ना, तो कुछ इस प्रकार से है, ये इस प्रकार से आपको यहाँ पर संख्या दी गई। चतुर्थानुपाती निकालना है मतलब x का वैल्यू निकालना रहता है। तो मैं आपको बताया हूँ नज़दीक वाले का नज़दीक वाले के साथ गुणा, दूर वाले का दूर वाले के साथ गुणा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दूर वाले का दूर वाले के साथ गुणा करेंगे तो हो जाएगा 6x हो जाएगा, और इन दोनों को जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, है ना भाई। 10 और 12 का गुणा करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा 120/6, ठीक है। तो 6 एक कम कितने बार में कटेगा, 6 दूनी हो जाएगा 12, ठीक है। 6 दूनी कितना हो जाएगा 12 और 0 का 0। तो हमको कितना मिला यहाँ से, जो हमको मिल रहा है ना चतुर्थानुपाती, वो मिल रहा है 20, जो कि आपको ऑप्शन डी में देखने को
मिल जाएगा। तो बहुत ही आसान है दोस्तों, आप लोग इसको ज़रूर बनाइएगा। अपने से क्वेश्चन अगर आपको नहीं मिल रहा तो आप लोग नेट में क्वेश्चन ढूंढिए, फिर आप लोग प्रैक्टिस करके इसको देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। टॉपिक नंबर आप देख सकते हैं 7वें नंबर का टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा एग्जाम में देखने को मिल जाता है, जो कि अनुपात का क्वेश्चन है, सिक्कों के ऊपर आधारित है। ठीक है, सिक्कों के ऊपर आधारित प्रश्न है। देखिएगा पहला प्रश्न यहाँ पर क्या दिया है, 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के 324 सिक्के हैं। यदि सिक्के 2, 4 और 3, 4, 2 के अनुपात में, ठीक है माफ़ कीजिएगा, 3, 4, 2 के अनुपात में है, तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो देखो दोस्तों बहुत ही आसान है। सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि इसमें जो दिया गया है ना, वो सिक्के हैं या फिर रुपये के रूप में दिए है। ठीक है, तो दोनों का जो दिया है ना, आपको यहाँ पर दोनों देख सकते हैं, सिक्के सिक्के दिए है, तो आपको यहाँ पर कुछ भी चीज़ को कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देख लेते हैं कि हमको निकालना क्या है। निकालना क्या है, 25 पैसे के सिक्के की संख्या, तो लिख लेते हैं 25 पैसे के जो सिक्के की संख्या उसको लिख लेते हैं। बराबर में क्या हो जाएगा, टोटल देखो कितने सिक्के हैं, टोटल अपने पास है 324 सिक्के, ये हो जाएगा 324। अब उसके बाद जो रेशियो दिए है ना, रेशियो दिए उसको आपको जोड़ देना है। तो 4 और 3 हो जाएगा 7, 7 और 2 कितना हो जाएगा 9, तो ये हो जाएगा 9। अब निकालना क्या है आपको, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो इसके लिए कितना रेशियो दिया, कितना अनुपात दिया, तो 2 दिया है, देख सकते हैं 2 अनुपात दिया है ना 25 पैसे के सिक्कों के लिए। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए आप लोग 2 से, तो फिर आपका आंसर यहाँ पर निकल जाएगा। देख सकते हैं आपका आंसर कितना निकलेगा। आप लोग यहाँ पर कटा फिटा सकते हैं, आपको कटाना है तो देखिएगा मैं 3 से काटा देता हूँ, 3 तिया हो जाएगा 9, अब ये हो जाएगा 3 एक कम 3 और 3 अट्ठे 24, मतलब 108 बार में चला जाएगा। फिर वैसे ही फिर करते हैं तो 3 एक कम 3 हो जाएगा, 3 तिया हो जाएगा 9 और यहाँ से एक आया तो 3 छक्का 18। अब 2 और 36 को जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। ठीक है, अर्थात 25 पैसे की सिक्कों की जो संख्या है ना, वो कितनी है, 72 सिक्के। ठीक है, अर्थात 25 पैसे की जो संख्या है ना, सिक्कों की संख्या वो कितनी है, तो 72 है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसी में से आपको और प्रश्न देखने को मिल जाएगा, सेम टाइप का प्रश्न आपको देखने को यहाँ पर मिल सकता है। देखिएगा तो यहाँ पर डायरेक्टर निकाल लेते हैं, हमको निकालना है 25 पैसे। ठीक है, 25 पैसे वाला ही देख सकते हैं यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। तो 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे कितने हैं, 240 सिक्के हैं। यदि उनका जो रेशियो दिया है वो कितना है, 5, 3 और 1 के अनुपात में है, तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो टोटल है उसको लिखते हैं ऊपर में, डिवाइड करेंगे किससे, तो इसको जोड़ने के बाद, तो 5, 3, 8 और 1 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर 25 पैसे के बारे में बोला गया है ना, और यहाँ पर 25 पैसे दूसरे नंबर पर है, जिसके अनुपात आपको कितना दिख रहा है, तो 3 दिख रहा है। बस आपका आंसर निकल जाएगा, देख सकते हैं। तो 3 एक कम 3 तिया हो जाएगा 9 और 3 एक कम हो जाएगा 3 अट्ठे होता है 24 और 0 का 0, तो कितना हो जाएगा 80। ठीक है, 80 हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन बी में देखने को मिल जाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों सभी प्रश्नों को सॉल्व किया जाता है। अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर आपको थोड़ा सा अलग टाइप का प्रश्न देखने को मिल जाएगा, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे ना। यहाँ पर आपको दिया है सिक्के दिया है और यहाँ पर दिया है आपको कुल राशि के रूप में दिया है। तो क्या करेंगे दोस्तों, चलिए बनाते हैं। ठीक है, चलिए बनाते हैं, कैसे करेंगे। तो यहाँ पर ना सबसे पहले आपको करना क्या रहता है, आपको निकालना क्या है, वो देखिए क्या निकालना है, सिक्कों की संख्या निकालनी है। टोटल सिक्कों की संख्या यहाँ पर कितनी है, ये हमको यहाँ पर बतानी है। तो चलिए, टोटल रुपए कितना है, 240 है भैया, है ना। टोटल रुपए कितना है, 240 है। तो 240 को सबसे पहले आपको लिख लेना है ऊपर में, ये हो गया। अब नीचे में क्या लिखे भैया, है ना, नीचे में क्या लिखे, तो देखो यहाँ पर क्या दिया है, 50 पैसे। 50 पैसे के लिए कितना दिया है, यहाँ पर संख्या जो दिया है वह दिया है 2। तो क्या करेंगे, 50 पैसे का अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे को कितना मिलेगा, 1 रुपये। तो इसको लिख देता हूँ 1 रुपये। फिर क्या करेंगे यहाँ पर प्लस। ठीक है, उसके बाद देखो ये क्या 1 रुपये के है, इसके लिए कितना रेशियो यहाँ पर दिया है, तो 3 दिया। तो 1 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3 रुपये। फिर क्या करेंगे प्लस। अब उसके बाद क्या है, यहाँ पर 2 रुपये के सिक्के कितने हैं, 4 है। तो 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो ये तो लिख लिए। फिर गुणा करेंगे किससे, तो किससे गुणा करना है, तो ये सबको रेशियो को जोड़ने के बाद, ठीक है, कितना हो जाएगा, तो 7 और 2 हो जाएगा 9। तो इधर लिख देते हैं 9। अब देखो भैया कितना हुआ, ये तो 240 हो गया। ये कितना हो जाएगा, 8 एक 9, 9 और 3 कितना हो जाएगा 12। तो 12 है नीचे में, ऊपर में कितना है 240। ठीक है, लिख देते हैं 240 बटे 12 गुणा 9। तो देखिएगा 12 एक कम 12 दूनी 24, अर्थात कितना हो जाएगा 20। और 20 और तो हम लोग 9 का गुणा करेंगे ना, तो हमको कितना मिलेगा,
180 मिलेगा। ठीक है, कितना मिलेगा 180। अर्थात यहाँ पर जो सिक्कों की संख्या टोटल है ना वह कितनी है 180 सिक्के हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। ठीक है, 8वें नंबर का टॉपिक देख सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 8वें नंबर का टॉपिक में दिया है कबीर 10 रुपये में 11 की दर से पेंसिल खरीदता है। ठीक है, क्या है 10 रुपये में 11 की दर से पेंसिल खरीदता है और वह 11 रुपये में 10 की दर से बेच देता है, तो उसको कितने प्रतिशत लाभ या फिर हानि होगी। ठीक है, लाभ प्रतिशत हो रहा है कि हानि प्रतिशत हो रहा है ना, ये हमको यहाँ पर निकालना है। कभी भी अगर आपको ऐसा प्रश्न दिखे दोस्तों, ठीक है, तो आपको करना क्या है, आपको रेशियो के फॉर्म में लिख लेना है। ठीक है, रेशियो के फॉर्म में ना लेंगे ना तो सभी संख्याओं को लिख लेते हैं। तो सबसे पहले लिख लेते हैं रुपये, ठीक है, फिर क्या है वस्तु, फिर उसके बाद फिर रुपये और फिर वस्तु। यही तो यहाँ पर हुआ है ना, रुपये है वस्तु है, रुपये है वस्तु है। तो पहले कितना रुपये है 10 रुपये। ठीक है, पहले कितना रुपये है 10 रुपये, दूसरे में कितना है 11। वस्तु की दर तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा आपका 11। अब यहाँ पर देखिए कितना है, ये क्या है 11 है और ये क्या है 10 है। बस यही चीज़ तो निकालना है। नज़दीक का नज़दीक के साथ गुणा, दूर का दूर के साथ गुणा, ये लीजिए। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 10 धाम हमारे पास ये हो जाएगा 100। ठीक है, इधर लिख देते हैं 10 धाम कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब इसको देखिए कितना है 11 11 कितना होता है 121। ठीक है, 11 11 कितना होता है 121। और याद रखिएगा हमेशा जो पहला निकलता है ना वह क्या होता है क्रय मूल्य निकलता है। पहला क्या निकलता है हमेशा क्रय मूल्य निकलता है। अब दूसरा क्या निकलता है विक्रय मूल्य। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा देखिएगा, ये क्या अपने पास टोटल क्रय मूल्य कितना है 100 रुपये है। ठीक है, 100 रुपये है क्रय मूल्य या फिर 100 है क्रय मूल्य। अब उसके बाद उसको कितना में बेच रहे हैं हम लोग 121 में बेच रहे हैं। तो आपको दिख रहा है ना डायरेक्ट फ़ायदा कितने का हो रहा है 21 का फ़ायदा हो रहा है। कितने का फ़ायदा हो रहा है 21 का फ़ायदा हो रहा है। तो यहाँ पर आपको क्या हो रहा है लाभ हो रहा है। तो लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं उसको आप लोग यहाँ पर बता देते हैं। ठीक है, लाभ प्रतिशत कैसे निकालेंगे, तो चलिए यहाँ पर थोड़ा इरेज कर लेते हैं फिर बताते हैं आपको लाभ प्रतिशत के बारे में। तो यहाँ लिख लीजिए लाभ प्रतिशत ये बराबर कितना हो जाएगा, तो जितना यहाँ पर आपको प्रॉफिट हुआ है उसको लिख लीजिए कितने का हुआ है 21 का हुआ है। गुणा करेंगे किससे 100 से। ठीक है, किससे गुणा करेंगे 100 से गुणा कर देते हैं। अब यहाँ पर क्रय मूल्य कितनी है, तो यहाँ पर क्रय मूल्य लिखना पड़ता है। तो हमको दिया है क्रय मूल्य 100, तो यहाँ पर 100 और 100 से कैंसिल हो जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा 21%। ठीक है, 21% को वहाँ पर क्या हो रहा है तो लाभ हो रहा है। 21% क्या हो रहा है यहाँ पर लाभ हो रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न यहीं पर देखने को मिल जाएगा, जिसमें से आपको दिया है 15 में 16 की दर से पेंसिल खरीदता है और 5 में 4 की दर से बेचता है। तो देखो 15 में क्या कर रहा है 6 की दर से, ठीक है, और 5 में 4 की दर से। तो क्या करेंगे नज़दीक का नज़दीक के साथ गुणा, दूर का दूर के साथ गुणा। तो ये हो जाएगा 15 चौक 60 हो जाएगा और ये हो जाता है आपका, ठीक है, क्या हो जाएगा एक 60 हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा 30। अब यहाँ पर ये देखिएगा कि जो क्रय मूल्य है ना वह कितना है 60 है और जो विक्रय मूल्य है वह कितना है 30 है। तो इसको हानि कितने का हो रहा है 30 का। ठीक है, हानि कितने का हो रहा है 30 का, यही तो हानि हो रहा है ना। अब हमको हानि प्रतिशत जब निकालना है ना, लॉस कर लेते हैं परसेंटेज के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो कितना हो जाएगा हानि प्रतिशत अगर हम लोग निकालें तो कितने का हानि हो रहा है 30 का हानि हो रहा है। ठीक है, कितने का हानि हुआ 30 का, इसको कर देंगे 100 से गुणा। अब इसमें देखिए क्रय मूल्य कितना है, तो यहाँ पर देख सकते हैं 60 है, तो इसको कटा देते हैं, 0 से 0 कट जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा 6 एक कम 6 और 6 पंचे 30, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 का जब मैं गुणा करूँगा ना इससे 5 से, तो कितना मिलेगा मेरे को मिलेगा 50। तो यहाँ पर 50% की हानि हो रही है। ठीक है, क्या है 50% की हानि हो रही है। तो आप लोग इस प्रकार से इसको निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। अब मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।